नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जैविद अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एएफएम के मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 8 का पार्ट 2 करेंगे। ये चैप्टर है फ्रेंड्स आपका बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में। इस पर्टिकुलर लेक्चर का एजेंडा अगर हम देखें तो हम बात करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज में और प्रॉमिनरी नोट में क्या डिफरेंस होता है, इसेंशियल फीचर क्या क्या हैं चेक के, ड्यू डेट का कॉन्सेप्ट सीखेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज में, और साथ ही साथ में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह से रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करेंगे फिर जो है हम डिफरेंस देखेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज में, डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड पीएन प्रॉमिनरी नोट। तो देखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? इट इज़ एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे। ठीक है, तो ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। इसमें दुकानदार आदेश देता है कि तुम मुझे 10,000 रुपये पे करोगे। प्रॉमिनरी नोट अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है या अंडरटेकिंग होता है टू पे। यहाँ पर वादा किया जाता है कस्टमर के द्वारा कि मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा। बिल ऑफ एक्सचेंज कौन बनाता है? दुकानदार, जिसने टीवी बेची है क्रेडिटर द्वारा। ये कौन बनाता है? जिसने टीवी खरीदी है, डेटर द्वारा बनाया जाता है। एक्सेप्टेंस बाय डेटर इज नेसेसरी। यहाँ पर एक्सेप्ट करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया दुकानदार ने और आपने सिग्नेचर नहीं किए तो वैलिड नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज कस्टमर खुद ही बना करके ढेर सारे रख ले और हमको बताए ही ना, तो उधारी चढ़ती जाएगी, तो ऐसा दिक्कत हो जाएगी। सो यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज में डेटर यानी उधार लेने वाला का एक्सेप्टेंस जरूरी है। यहाँ नो एक्सेप्टेंस इज रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि जो उधार ले रहा है वही तो प्रॉमिस कर रहा है। जो उधार ले रहा है वही प्रॉमिस कर रहा है कि मैं 10,000 दूंगा, तो इसका मतलब वो एक तरीके से एक्सेप्टेंस उसने माना ही है, तभी तो वो बिल बना रहा है उसका। 3 पार्टीज होती हैं। देयर आर 3 पार्टीज इन बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्रावर, ड्रॉई एंड पेई। यहाँ पर केवल 2 पार्टी होती हैं, मेकर एंड पेई। ओके, ऑन डिसऑनर ऑफ विल इट इज़ यूजुअली नोटेड बाय द नोटरी पब्लिक। अगर आप मान लो कि बिल ऑफ एक्सचेंज आपने बनाया, दुकानदार ने बनाया, टीवी 10,000 रुपये के उधार पर दे दी और 10,000 रुपये की टीवी वो बंदा ले गया और 2 महीने बीत गए पर वो पैसे हमारे नहीं देता, तो डिसऑनर हो गया, क्योंकि 2 महीने बाद पैसे मिलने चाहिए थे। तो इसको आप नोटरी पब्लिक के पास जा करके नोटरी करवा लेंगे। नोटरी करवा लेंगे यानी कि उसको भाई आपने तो सिर्फ लिख करके दे दिया और सामने वाले ने दस्तखत कर दिया, इसका कभी अभी कोई लीगल रूप नहीं मिला है। इसको लीगल रूप कब मिलता है? जब आप इसे नोटरी पब्लिक से नोटरी करवा लेते हैं। अब नोटरी करवाने का फ़ायदा क्या होगा कि अब ये कानूनी लड़ाई में, कोर्ट कचहरी में आपके लिए अप्लीकेबल हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स नोटिंग नेसेसरी नहीं होती है। नोटिंग इज नॉट नेसेसरी। ठीक, फॉर अकाउंटिंग पर्पज नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिनरी नोट। ध्यान रखें कि अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो प्रॉमिनरी नोट में और बिल ऑफ एक्सचेंज में कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, अ चेक इज ए बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन अपॉन स्पेसिफाइड बैंकर एंड पेबल ऑन डिमांड। तो अब यहाँ से चेक की बात शुरू हो जाएगी। तो देखिए, प्रॉमिनरी नोट फ्रेंड जो है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के सेक्शन 4 में डिफाइंड है, बिल ऑफ एक्सचेंज सेक्शन 5 में डिफाइंड है, और चेक जो है आपका सेक्शन 6 में डिफाइन किया गया है। तो यहीं पर बता रहे हैं कि बिल ऑफ जो सेक्शन 6 है एनआई एक्ट 1881 का, उसके हिसाब से अ चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, यानी चेक क्या है? बेसिकली एक बिल ऑफ एक्सचेंज है जो कि ड्रॉ किया गया है अपॉन स्पेसिफाइड बैंकर, यानी पेमेंट कौन करेगा? बैंकर ही करेगा, और ये पेबल ऑन डिमांड होता है। डिमांड पर पे किया जाएगा, डेट पर भी करते हैं, डिमांड पर भी, जब डिमांड की जाए तो पे करना होगा। ठीक है, तो अगर मैं बिल ऑफ एक्सचेंज एक बनाऊं, बिल ऑफ एक्सचेंज, तो आपको याद होगा मिस्टर सुरेश थे यहाँ पर, मिस्टर सुरेश थे यहाँ पर, और यहाँ पर मिस्टर मेहता थे जिनको पैसे देने थे। सही है, मिस्टर मेहता थे। तो मिस्टर सुरेश क्या थे? हमारे ड्रावर थे। मिस्टर मेहता जो है हमारे ड्रावी थे जिनको पैसे देने थे, और बाद में हमने कहा था कि सुरेश की जगह पे राम को पेमेंट मिलनी है तो राम को पे ही बना दिया था। ठीक है, इस तरीके से। अब यही जो मिस्टर मेहता हैं, इनको रिप्लेस करके कोई बैंक लिख दीजिए यहाँ पर। से मैं यहाँ पीएनबी लिख देता हूँ। क्या लिख दिया मैंने? पीएनबी। तो यही बिल ऑफ एक्सचेंज चेक का रूप ले लेगा, यानी कि जो पे मतलब जिसको पैसे देने हैं, जो पेमेंट करेगा, वो इसमें हमेशा एक बैंकर होता है। हमेशा कौन होगा? बैंकर। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में जो बिल ड्रा किया जा रहा है वो बैंकर के नाम पर अगर कर दिया जाए, बैंक के नाम पर कर दिया जाए, तो फ्रेंड्स उसे चेक कह देते हैं। क्या बोल देते हैं हम? चेक बोल देते हैं। देखते हैं, अ चेक हैज फॉलोइंग फीचर्स।
अ चेक मस्ट फुलफिल ऑल द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। चेक में बिल ऑफ एक्सचेंज की सारी बातें रहेंगी, ड्रावर, ड्रॉवी, पे, सारी बातें, अनकंडीशनल ऑर्डर, ये सारा। इट मस्ट बी पेबल टू बियरर आर टू ऑर्डर, बट इन ईदर केस इट मस्ट बी पेबल ऑन डिमांड। तो जो आपका चेक होता है वो पेबल टू बियरर है, बियरर मतलब जिसके पास भी चेक जिसके हाथ में मौजूद है उसको पे कर दिया जाएगा, या टू ऑर्डर जिसको आदेश दिया जाए कि मैं आदेश देता हूँ इनको पे करो, उनको पे किया जाएगा। लेकिन दोनों केसेस में ये पेबल ऑन डिमांड होता है, यानी जब भी मैं चेक लेकर के चला जाऊँ बैंक में मुझे पेमेंट मिलनी चाहिए, ठीक है। द बैंकर नेम्ड देयर इन पेज इन व्हेन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। जिस बैंकर का वहाँ नाम लिखा होगा, मान लो पीएनबी का नाम लिखा है, तो उसको पेमेंट करनी पड़ेगी जब भी पेमेंट के लिए इसको चेक को आप प्रेजेंट करेंगे। द सिग्नेचर मस्ट टैली विद द स्पेसिमन सिग्नेचर ऑफ द ड्रावर केप्ट इन द बैंक। अब जो चेक में जो सिग्नेचर हुआ है, भाई मान लो मेरा अकाउंट है और मैं अपनी चेकबुक से एक चेक काट के देता हूँ, तो मेरा जो सिग्नेचर है वो मैच करना चाहिए जो बैंक के पास रखा हुआ है, मेरा जो सैम्पल सिग्नेचर है उससे ये मैच होना चाहिए। अ चेक मस्ट बी डेटेड। चेक में एक डेट जरूर होनी चाहिए। अ चेक ड्रॉन विथ अ फ्यूचर डेट इज वैलिड बट द सेम इज पेबल ऑन और आफ्टर सच स्पेसिफाइड पीरियड। भविष्य की डेट का चेक इशू कर सकते हैं, जैसे मान लो आज से हमने 2 महीने बाद की डेट डाल दी, तो कोई बात नहीं है, डाल दीजिए आप, लेकिन इसकी पेमेंट तभी होगी जब 2 महीने बीत चुके होंगे, उसके बाद ही। जैसे अभी क्या चल रहा है, मान लेते हैं अगस्त चल रहा है या सितंबर चल रहा है, और मैंने डेट डाल दी उठा करके दिसंबर की कि भाई 1 दिसंबर 2024 को पेमेंट हो सकती है, तो 1 दिसंबर 2025 है उसके बाद पेमेंट हो सकती है। तो अब 1 दिसंबर के बाद ही पेमेंट होगी, भले ही चेक अगस्त महीने या सितंबर महीने में बना दिया गया है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। 1 दिसंबर के बाद ही पेमेंट यहाँ पर मिलने वाली है, ठीक। और चेक की वैलिडिटी 3 महीने की होती है, यानी कहने मतलब हुआ कि 1 दिसंबर 2025 से लेकर अगले 3 महीने के अंदर में कभी भी पेमेंट ली जा सकती है। डिफरेंस की हम बात करेंगे। सो यहाँ पर हमने बात की किसकी, बिल ऑफ एक्सचेंज में और प्रोविजनरी नोट में क्या डिफरेंस होता है। तो भाई बिल ऑफ एक्सचेंज अनकंडीशनल आदेश होता है, प्रोविजनरी नोट अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है। ये क्रेडिटर द्वारा बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया जाता है, इसे डेटर द्वारा बनाया जाता है। यहाँ पर डेटर यानी कि जिसने उधार लिया है उसका एक्सेप्टेंस नेसेसरी हो जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज में। यहाँ एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि भाई कस्टमर ने ही बिल ऑफ वो प्रोविजनरी नोट खुद ही बनाया है तो एक्सेप्ट ही किया बैठा है। 3 पार्टी होती हैं, ड्रावर, ड्रावी, पेई। 2 पार्टियाँ होती हैं, मेकर और पेई। अगर डिसऑनर हो जाता है तो इसको नोटरी करवाना होता है, इसको नोटरी करवाने की जरूरत नहीं होती डिसऑनर के केस में, ठीक है। अकाउंटिंग पर्पज से बिल ऑफ एक्सचेंज में और प्रोविजनरी नोट में कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट किया जाता है। फिर बात की कि सेक्शन 6 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन 6 चेक की बात करता है। चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जो कि किसी स्पेसिफाइड बैंकर के ऊपर ड्रॉ किया जाता है और डिमांड पर पेबल होता है, ठीक। यानी यहाँ पर जो ड्रावी है, ड्रॉवी जिसके ऊपर चेक लिखा गया, वो हमेशा चेक के केस में एक बैंकर होता है, यानी एक बैंक होता है। इसेंशियल फीचर की बात की हमने चेक की, तो एक चेक में बिल ऑफ एक्सचेंज के सारे गुण होने चाहिए। उसके बाद में जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो पेबल टू बियरर होता है या ऑर्डर होता है, यानी जिसके हाथ में चेक है उसको देना पड़ेगा पैसा, या जिसको वो व्यक्ति कहे, जैसे मेरा खाता है अकाउंट बैंक में, तो मैं जिसको आदेश दूंगा उसको पेमेंट करनी पड़ेगी, या मैं खुद को ही आदेश करूँ, सेल्फ लिख दूँ तो मुझे ही पेमेंट करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, यानी बैंक को। ये पेबल ऑन डिमांड होता है, यानी जब भी मैं चेक लेकर के ब्रांच में पहुंचूंगा, लिखूंगा चेक, आपको मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी। बैंकर का जो नेम उसमें लिखा होता है उसको पेमेंट करनी पड़ेगी जब भी प्रेजेंट किया जाए चेक को। सिग्नेचर टैली करना चाहिए, जो ब्रांच में सिग्नेचर है अकाउंट में वही सिग्नेचर मैच करना चाहिए मेरे चेक पर। चेक डेटेड होना चाहिए, उसमें डेट जरूर पड़ी हुई होनी चाहिए। चेक जो भी ड्रॉ किया जाता है फ्यूचर डेट के लिए वो वैलिड होता है, फ्यूचर की डेट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो पेमेंट तभी होगी जब वो फ्यूचर डेट आ जाए, प्रेजेंट में बदल जाए, ठीक है। डिफरेंस की अगर हम बात करें भाई कि क्या क्या फ़र्क होता है बिल ऑफ एक्सचेंज में और चेक में, क्या डिफरेंस होता है, तो देखिए, अ बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन इंक्लूडिंग बैंक। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में किसी के भी नाम पर, यानी ड्रावी जो होता है कोई भी हो सकता है, इवन बैंक भी हो सकता है, लेकिन जो चेक होता है वो सिर्फ बैंक को ही लिखा जाता है कि बैंक पेमेंट करेगा, कोई और पेमेंट नहीं करेगा, सिर्फ बैंक ही पेमेंट करेगा। जैसे उसमें था कि सुरेश ने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया था और दे दिया था किसको, मेहता को, मेहता ने एक्सेप्ट कर लिया था, तो पेमेंट कौन करता, मेहता उस केस में करता 10,000 रुपये की टीबी वाला। यहाँ पर पेमेंट 10,000 रुपये की बैंक ही करेगा, चेक में ये खासियत होती है। यहाँ कोई भी व्यक्ति को ड्रावी बनाया जा सकता है, यहाँ ड्रावी सिर्फ बैंक होता है। अब बिल ऑफ एक्सचेंज रिक्वायर्स एक्सेप्टेंस। बिल ऑफ एक्सचेंज में भाई एक्सेप्टेंस चाहिए। जैसे आपने मेहता को 10,000 रुपये को उधार दिया तो मेहता एक्सेप्ट करें कि हाँ मुझे 10,000 रुपये का उधार मिला है। यहाँ चेक के केस में कोई एक्सेप्टेंस की ज़रूरत
नहीं है। यानी अगर आपने 1 लाख का चेक काट के बैंक को दिया तो बैंक आपको पेमेंट करेगा। द एक्सेप्टर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज इज अलाउड 3 days ऑफ ग्रेस आफ्टर द डेट ऑफ मेच्योरिटी ऑफ द बिल। जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होता है, 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। आगे हम सीखेंगे ग्रेस पीरियड का कॉन्सेप्ट भी। 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है आफ्टर द डेट ऑफ मेच्योरिटी ऑफ द बिल। बिल जब मेच्योर होगा उसके 3 दिन और मिलते हैं पेमेंट देने के लिए। हो सकता है भाई 10,000 रुपये का इंतजाम 3 महीने में करना था, 3 महीने में हम नहीं कर पाए तो 3 दिन का और समय यहाँ पर दिया जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज में। चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। यहाँ पर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, अगर चेक प्रेजेंट किया गया है तो आपको उसकी पेमेंट करनी होगी। वो अलग बात है कि अगर आउटडोर चेक है वो क्लियरिंग में जाएगा फलाना ठेकाना, लेकिन गाइडलाइन यही है कि भाई जब भी डिमांड की जाए तो आप ये नहीं कह सकते कि बाहर जाएगा। वो प्रक्रिया है, समय लगेगा, लेकिन जब आपने डिमांड की तो पेमेंट मिलेगी। अ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी स्टैम्प। बिल ऑफ एक्सचेंज को स्टैम्प होना जरूरी है। चेक को ऐसी जरूरत नहीं होती, स्टैम्प वगैरह की जरूरत नहीं होती है। नोटिस ऑफ डिसऑनर इज नेसेसरी, और यहाँ पर नोटिस ऑफ डिसऑनर नॉट नेसेसरी होता है। नोटिस ऑफ डिसऑनर देना जरूरी है। अगर मान लो बिल ऑफ एक्सचेंज आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या होगा, नोटरी करवाएगा और एक नोटिस सर्व करेगा कि आपने हमारा पेमेंट नहीं किया है। फिर वो कोर्ट कचहरी में जाकर के आपके ऊपर केस कर सकता है। ठीक, यहाँ पर डिसऑनर में वही निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन 138 लागू होता है, जिसके तहत हम इनके ऊपर केस कर सकते हैं, यानी कि नोटिस ना भी सर्व करें तो भी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर फिर जो है बात कर ली थी ये सारी, कहाँ तक पहुँच गए थे हम, ये हाँ बात करी थी हमने, इसेंशियल फीचर्स हमने देख लिया था। फिर हमने डिफरेंस की बात की बिल ऑफ एक्सचेंज में और चेक में डिफरेंस। तो बिल ऑफ एक्सचेंज किसी भी व्यक्ति के ऊपर ड्रॉ किया जा सकता है, चेक केवल एक बैंकर के ऊपर ही ड्रॉ किया जा सकता है। यानी पेमेंट कौन करेगा, यहाँ सिर्फ बैंकर कर सकता है, बैंक कर सकता है, यहाँ कोई भी व्यक्ति पेमेंट करने के लिए राजी हो सकता है। बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस की जरूरत होती है, सामने वाला कस्टमर एक्सेप्ट करे कि हाँ उसने उधार लिया है। चेक में एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती है। एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज जो है उसको 3 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है आफ्टर मेच्योरिटी ऑफ द बिल। मेच्योरिटी के बाद में 3 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। और जो चेक होता है वो हमेशा डिमांड पर पे करा जाता है, जब भी डिमांड जनरेट होगी तभी पे किया जाता है। बिल ऑफ एक्सचेंज जो है स्टैम्प होना जरूरी है, यहाँ पर स्टैम्प की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ नोटिस ऑफ डिसऑनर जरूरी होता है, चेक में नोटिस ऑफ डिसऑनर की ज़रूरत नहीं होती है। टर्म एंड ड्यू डेट ऑफ द बिल। देखिए, एवरी प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज व्हिच इज नॉट एक्सप्रेस्ड टू बी पेबल ऑन डिमांड एट साइट आर ऑन प्रेजेंट मेच्योर ऑन डेट इट्स फॉल। प्रेजेंटमेंट मेच्योर्स ऑन डेट इट फॉल ड्यू। मतलब कहने का ये देखिए, हर एक प्रोमिसरी नोट हो या बिल ऑफ एक्सचेंज हो जिसमें ये नहीं लिखा गया है, जिसमें ये लिखा नहीं गया है कि इसको पेबल ऑन डिमांड है या एट साइट है, मतलब जब दिखेगा एट साइट मतलब आपने देखा और पेमेंट कर दी। ऑन डिमांड नहीं लिखा है, एट साइट नहीं लिखा हुआ है, या ऑन प्रेजेंटमेंट नहीं लिखा हुआ है कि प्रेजेंट किया गया तो पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर ये बातें नहीं लिखी हैं, 3 चीज़ें क्या, कि ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है या प्रोमिसरी नोट है ये ऑन डिमांड पेबल है, या ये लिखा हुआ कि ये ऑन साइट पेमेंटेबल है, यानी इसकी पेमेंट करेंगे, या प्रेजेंटमेंट पर, यानी कहने मतलब जब भी मैं चेक लेकर जाऊँ, जब भी मैं बिल ऑफ एक्सचेंज लेकर जाऊँ आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, ये लिखा हो, या जब भी आप मैं लेकर के आपने देखा अपनी आंखों से पेमेंट करनी पड़ेगी, या जब भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँ तब आपको पेमेंट करनी। अगर ये तीनों बातें नहीं लिखी हैं तो ऐसे बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट मेच्योर होते हैं ऑन द डेट इट फॉल्स ड्यू, जिस डेट को ड्यू डेट पड़ती है। अगर मान लो 3 महीने का टाइम पीरियड है और 3 महीना मान लो 31 मार्च 2025 का है, 3 महीने 31 मार्च 2025 का अगर होता है तो भाई आपको पेमेंट 31 मार्च 2025 को ही करनी पड़ेगी, किसी भी डेट को नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, ड्यू डेट पर ही, जिस डेट को ड्यू होगा उसी दिन पेमेंट करनी पड़ती है। दिस पीरियड ऑफ बिल इज कॉल्ड टर्म और टेनर ऑफ द बिल। ये जो 3 महीने का टाइम पीरियड आपने लिया, 2 महीने का टाइम पीरियड आपने लिया, इसको टर्म कहते हैं या टेनर कहते हैं बिल का, है ना। जैसे हमने टीवी बेची और बदले में 2 महीने का टाइम दे दिया, तो वो जो 2 महीने हमने वक्त दिया वही टर्म या टेनर कहलाता है बिल का। द डेट ऑफ मेच्योरिटी इन सच केसेस इज कैलकुलेटेड आफ्टर एडिंग 3 days ऑफ ग्रेस टू द एक्चुअल पीरियड ऑफ बिल। तो ऐसे केस में जो मेच्योरिटी कैलकुलेट करी जाती है फ्रेंड, मेच्योरिटी जो कैलकुलेट की जाती है वो 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड कर दिया जाता है एक्चुअल पीरियड ऑफ बिल में। कैसे, एग्जाम्पल है यहाँ पर देखते हैं। एक बिल ड्रॉ किया गया है 1 मार्च का फॉर ए पीरियड ऑफ 1 month, 1 महीने के लिए। देन इट्स ड्यू डेट विल बी 1 अप्रैल प्लस 3 दिन और, यानी कि 4 अप्रैल, 4 अप्रैल। ठीक है, 1 मार्च 2025 को एक बिल ड्रॉ किया गया है, 1 महीने का इसका टर्म है या टेनर है, ये टर्म या टेनर 1 महीने का है, तो इसकी ड्यू डेट 1 अप्रैल 2025 की होगी। चूँकि 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है तो 3 दिन इसमें और जोड़ दीजिए,
तो 1 तारीख तो थी ही, 2, 3, 4, 4 अप्रैल या 4 मार्च, हाँ 4 अप्रैल, 4 अप्रैल 2025 को इसकी ड्यू डेट आ जाएगी। ठीक है, यहीं पर एक और बात है कि अगर मान लो ड्यू डेट जो है पब्लिक हॉलीडे निकल जाता है, जब ड्यू डेट आई मान लो 26 जनवरी निकल गया ड्यू डेट को, तो जो पेमेंट ड्यू डेट बनेगी, एक्चुअल ड्यू डेट प्रीवियस वर्किंग डे हो जाती है, यानी कि इसकी पेमेंट 25 जनवरी को ही करनी पड़ जाएगी। ठीक है, अगर ड्यू डेट को छुट्टी है, हॉलीडे है, पब्लिक हॉलीडे है, तो पेमेंट एक दिन पहले हो जाती है बिल ऑफ एक्सचेंज की। बस इतनी सी बात यहाँ पर समझनी थी। आई थिंक टर्म और ड्यू डेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। टर्म का मतलब होता है जितने समय के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज बना है। मान लो हमने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है 2 दिन के 2 महीने के लिए, तो ये जो 2 महीने का टाइम पीरियड है फ्रेंड, इसी को टर्म या टेनर कह देते हैं। ठीक है, तो हर एक प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज जो कि पेबल ऑन डिमांड नहीं है, एट साइट नहीं है या प्रेजेंटमेंट पर नहीं है, तो ऐसा बिल ड्यू डेट को मैच्योर होता है, और ये जितना टाइम पीरियड इसमें मिलता है हमें, उसे टर्म या टेनर कहते हैं। मैच्योरिटी, डेट ऑफ मैच्योरिटी ऐसे इस केस में कैलकुलेट कैसे की जाती है, जो भी मैच्योरिटी डेट है उसमें 3 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। ग्रेस पीरियड का क्या मतलब होता है कि 3 दिन का और मौका दे दिया कि चलो तुम्हारे पास पैसे नहीं है, 2-3 दिन और ले लो। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई 3 दिन का। ठीक है, एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि मान लो एक बिल है जो कि 1 मार्च 2025 को ड्रा किया गया, तो उसमें 1 मंथ के टाइम पीरियड के लिए, तो 1 महीने का टाइम है, तो इसका ड्यू डेट 1 अप्रैल 2025 हो जाएगी, और फिर इसमें 3 दिन का ग्रेस पीरियड हम ऐड कर देंगे, 3 दिन और देंगे, तो इसकी ड्यू डेट 4 अप्रैल 2025 हो जाएगी। 3 दिन का ड्यू डेट दिया हमने, 1 अप्रैल से 3 दिन। अब सोचो कि अगर मान लो 4 अप्रैल को होली है, फॉर एग्जांपल 4 अप्रैल को होली पड़ जाती है, तो ड्यू डेट एक दिन पहले आ जाएगी, 3 अप्रैल 2025। प्रीवियस डे पर ही पेमेंट करनी आपको पड़ जाएगी। ठीक, तो ये हो जाता है इसका पूरा फंडा ड्यू डेट कैलकुलेट करने का। आई बिलीव आपको समझ में आया होगा। ठीक, सर्टेन इंपॉर्टेंट टर्म्स हम देखते हैं। टर्म्स देखें, कई सारे टर्म हैं, हमें डिस्कस करने हैं। होल्डर, ही इज द पर्सन हु इज लीगली इंटाइटल्ड टू रिसीव मनी ऑन ड्यू डेट। बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, प्रोमिसरी नोट हो गया, चेक हो गया, इन सभी के होल्डर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसको पैसे मिलने हैं ड्यू डेट पर, जिसको पैसा मिलने हैं भविष्य में ड्यू डेट पर, उसे फ्रेंड्स होल्डर कहा जाता है। किसको कहेंगे होल्डर? जिसको पैसे रिसीव होने, जिसको लीगली पैसा मिलना है, होल्डर। होल्डर इन ड्यू कोर्स, द होल्डर ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड होल्डर इन ड्यू कोर्स इफ ही सेटिस्फाइड फॉलोइंग कंडीशन। होल्डर इन ड्यू कोर्स कहिए अगर वो कुछ सर्टेन कंडीशन को फुलफिल करता है, जैसे ही ऑब्टेन्ड द इंस्ट्रूमेंट फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, यानी उसने इंस्ट्रूमेंट लिया है लेकिन वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए। कंसिडरेशन मतलब बदले में कुछ मिलेगा। कंसिडरेशन मतलब जैसे मैं आपको अगर अपनी गाय बेचता हूं तो बदले में आप मुझे रुपए देंगे, तो ये कंसिडरेशन है, वैल्यूएबल कंसिडरेशन है। ओके, ही बीकेम होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बिफोर इट्स मेच्योरिटी। उसके अलावा होल्डर इन ड्यू कोर्स में जो व्यक्ति है वो मेच्योरिटी से पहले होल्डर बन चुका है, यानी कि मेच्योरिटी से पहले उसके पास में चेक मौजूद है। He had no cause to believe that defect exists in the title of the person from whom he derive his title। साथ ही साथ में होल्डर इन ड्यू कोर्स को ये मानकर वो चलता है, उसको ये विश्वास है कि कोई डिफेक्ट नहीं है टाइटल में। मतलब जिससे आपने चेक लिया है, मान लो चेक की बात करें, जिससे तुमने चेक लिया है, तुम्हारे मन में ये डाउट नहीं कि इसने बंदे ने जो चेक हासिल किया है वो किसी फ्रॉड से हासिल किया है। आप यही मानकर चलोगे कि ये असली ओनर है उस चेक का। ठीक है, होगा क्या, जैसे मान लो कि चेक किसी ने बनाया, मान लो ए ने चेक बनाया, चेक गिर गया, सड़क पे गिर गया, उसको बी पा गया, बियरर चेक है, ले जा करके कैश करवा सकते हैं। बी ने उठा करके सी को दे दिया, बी ने उठा करके सी दे दिया। अब क्या हुआ भाई, बी ओनर तो है नहीं, एक चेक का ओनर तो ए है, तो सी यही मानकर चलेगा कि जो बी है उसके टाइटल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही ओनर है चेक का, इसीलिए उसने मुझे दिया, और ये मान करके चलेंगे हम। अगर डिफेक्ट है ये पता चल जाए तो उस केस में होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं रहेगा। अगर सी को ये बात पता चल जाए कि बी ने गिरा हुआ चेक उठाया है और मुझे दे दिया है, तो सी होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं रह जाएगा, अगर उसको ये पता चल जाए। यही 3 बातें यहाँ पर ध्यान रखनी होती है। ठीक है, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब हो गया ऐसा व्यक्ति जिसने किसी चीज़ के बदले में वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए इंस्ट्रूमेंट प्राप्त किया है। इंस्ट्रूमेंट का होल्डर वो बिफोर द मेच्योरिटी है। होल्डर का मतलब यही समझ गए होंगे कि होल्डर वह व्यक्ति होता है जिसको पैसे मिलने हैं ड्यू डेट पर, तो वो
होल्डर हो गया है, यानी कि उसके पास इंस्ट्रूमेंट है मैच्योरिटी से पहले, और उसके बाद में उसके पास कोई डाउट नहीं है इस बात का कि जो भी पर्सन का जो टाइटल है वो उसमें किसी भी तरीके का कोई डिफेक्ट एग्जिस्ट करता है। ठीक, फिर आता है बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। इस टर्म का क्या मतलब है? बिल सेंड किया गया है बैंक को कलेक्शन के लिए। द बिल इज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ द अमाउंट ऑन बिहाफ ऑफ होल्डर ऑफ द बिल। यानी कि जैसे मान लो हमने कोई चेक है उसको बैंक को दे दिया कि भाई जो है ये फलाने का चेक है, इसका पैसा इकट्ठा हमारे लिए, हमारे बिहाफ पर तुम पैसा इसका इकट्ठा करो, तो उसे बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन कहते हैं। ठीक है, यानी कि हमने कोई एक बिल ऑफ एक्सचेंज है उसको बैंक को दे दिया, अब बैंक हमारे बिहाफ पर पैसा लेगा जिससे भी पैसे मिलने हैं, तो उसे फ्रेंड्स बिल सेंड फॉर कलेक्शन कहा जाता है। ऑनरिंग ऑफ बिल, व्हेन द ड्रावी पेज द अमाउंट ऑफ बिल ऑन ड्यू डेट द बिल इज सेड टू बी ऑनर्ड आर मेट। अगर जिस डेट को पेमेंट होनी थी उस डेट को पेमेंट हो गई तो फ्रेंड्स ऐसे को ऑनर करना कहते हैं, बिल का ऑनर करना। डिसऑनर करना जस्ट उल्टा हो जाएगा, अगर ड्यू डेट पर पेमेंट ना मिले तो व्हेन द ड्रावी, ड्रावी कौन होता है? जिसको पेमेंट करनी होती है, जो व्यक्ति पैसे देगा। जब ड्रावी, व्हेन द ड्रावी ऑफ द बिल इज अनेबल आर रिफ्यूज टू मेक द पेमेंट, यानी वो अनेबल है, दे ही नहीं पा रहा, पैसे नहीं है, या फिर मना कर देता है ड्यू डेट पर कि भाई हम जो है पैसे नहीं देंगे, तो ऐसे को डिसऑनर कह देते हैं, बिल को डिसऑनर कर दिया। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का क्या मतलब है? ये सारे टर्म है फ्रेंड, छोटे छोटे टर्म है कि बिल डिस्काउंटिंग क्या होती है। तो बिफोर द ड्यू डेट ऑफ बिल द होल्डर मे इंडोर्स द बिल इन फेवर ऑफ हिज बैंकर एंड गेट इमीडिएट कैश फ्रॉम द बैंकर, दिस इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। क्या फंडा है समझते हैं? मान लो एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, बिल ऑफ एक्सचेंज है 1 लाख रुपए का, जो 3 महीने बाद मैच्योर होगा, 3 महीने बाद मैच्योर होगा। अब जिस पार्टी के पास बिल ऑफ एक्सचेंज, उसको 1 लाख रुपए का, मतलब मैंने 1 लाख रुपए उधार दिया है किसी को, 3 महीने बाद मुझे लौटाएगा, लेकिन मुझे पैसों की अभी ज़रूरत है, तो मैं क्या करूँगा? बैंक के पास चला जाऊँगा ये बिल ऑफ एक्सचेंज लेकर के और बोल दूंगा कि मेरे पास 1 लाख का बिल ऑफ एक्सचेंज है, 3 महीने बाद इसमें पेमेंट आएगी, तुम ऐसा करो मुझे अभी पैसे दे दो। तो बैंक बोलेगा क्या बात कर रहे हो यार, 1 लाख का बिल तुम्हें 3 महीने बाद 1 लाख रुपए मिलने वाले, मैं अभी क्यों दे दूं? तो बोलेगा कि ठीक है चलो कोई नहीं, तुम ऐसा करो 10% कमीशन ले लो। तो बैंक ने सोचा कि 10% कमीशन, यार ये तो बढ़िया डील है, मुझे 10,000 रुपये कमाने को मिल जाएंगे और कस्टमर को मैं 90,000 अभी दे देता हूँ। तो ये जो काम किया, अब कस्टमर को 90,000 तुरंत के तुरंत मिल गए। इसे ही फ्रेंड्स डिस्काउंटिंग ऑफ बिल कहते हैं। ड्यू डेट से पहले आपने अपने बैंक को बिल ऑफ एक्सचेंज उसके नाम ट्रांसफ़र कर दिया, इंडोर्स कर दिया और बदले में पैसे ले लिए, तो इसे फ्रेंड्स डिस्काउंटिंग ऑफ बिल कहते हैं। दोनों का फायदा हो गया, बिन बिन सिचुएशन। क्यों? क्योंकि भाई ये 3 महीने बाद जो है 1 लाख पाता, अभी 90,000 पा गया तो अपने बिजनेस में लगाएगा, कमा लेगा, तो उसको नुकसान नहीं हो रहा है और बैंक को भी नुकसान नहीं हुआ क्योंकि उसको 10,000 रुपये मिल गए और 1 लाख फिर मिल गए, तो दोनों पार्टियों को फायदा ही फायदा रहता है। तो इसे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल कहते हैं। यहाँ इंडोर्स करने का मतलब किसी के दूसरे के नाम पर ट्रांसफ़र कर देना होता है। इंडोर्समेंट ऑफ बिल का मतलब ट्रांसफर ऑफ बिल टू समवन सम अदर पर्सन बाय द होल्डर। इंडोर्समेंट ऑफ बिल का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ बिल, बिल का ट्रांसफर टू सम अदर पर्सन, किसी दूसरे व्यक्ति को, किसी दूसरे व्यक्ति को बिल का ट्रांसफर होना इंडोर्समेंट कहलाता है। रिटायरमेंट ऑफ बिल क्या होता है भाई? रिटायरमेंट, व्हेन ड्रावी पेज द बिल बिफोर इट्स ड्यू डेट, इट इज कॉल्ड रिटायरमेंट ऑफ बिल। अगर जो ड्रावी है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ड्रावी खुद जिसको पैसे देने थे, ठीक है, मान लो कि 31 मार्च को देना था, लेकिन उसने 15 ही मार्च को हमें पैसे दे दिए। ड्रावी को 31 मार्च को हमें पैसे देने थे, लेकिन उसने 15 मार्च को ही हमें पैसे वापस कर दिए, तो ये फ्रेंड्स रिटायरमेंट कहलाएगा। क्या? रिटायरमेंट ऑफ बिल। रिटायर मार दिया हमने, उम्र से पहले ही निपटा दिया, तो उसे रिटायर कर दिया, रिटायरमेंट ऑफ बिल। थोड़ा सा ध्यान दें, मैं क्या कहूँगा यहाँ पर, डिस्काउंटिंग में आप जो है बैंकर से पैसे लेते हैं, ड्रावी नहीं दे रहा है, ध्यान देंगे, जिसको पैसे देने थे वो नहीं दे रहा, वो 3 महीने बाद ही दे रहा है, हमें बैंक बदले में पैसे दे रहा है उसके बिहाफ पर और कमीशन ले रहा है। लेकिन यहाँ पर रिटायरमेंट जब होती है बिल की, तो वहाँ ड्रावी वही व्यक्ति जिसको पैसे देने थे वही देता है हमें पैसे, कोई और नहीं, वही व्यक्ति हमें पैसे देता है जिसको पैसे देने, लेकिन जल्दी दे देता है, 31 मार्च का वो इंतजार नहीं करता है। तो दैट्स रिटायरमेंट ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल क्या होता है साहब? रिन्यूअल ऑफ बिल, व्हेन अ ड्रावी इज अनेबल टू मीट द बिल ऑन ड्यू डेट, ही रिक्वेस्ट द ड्रावर टू एक्सेप्ट अ पार्ट ऑफ द बिल। मान लो कि आपने
1,00,000 रुपये आपको किसी से मिलने थे, लेकिन वो पूरा 1,00,000 नहीं दे पाता। वो बोलता है कि ऐसा है कि मेरे पास सिर्फ 80,000 रुपये हैं, अभी 80,000 ले लो और बाकी का 20,000 रुपये और प्लस जो भी ब्याज होगा वो मैं फिर से दे दूंगा, आपको दोबारा दे दूंगा, कुछ दिन बाद दे दूंगा। तो ऐसा ये जो नया बिल बन करके आया ये रिन्यूअल ऑफ बिल कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ ड्रावी जिसने पैसे देने हैं वो बिल ड्यू डेट पर नहीं दे पाता है, तो वो रिक्वेस्ट करता है ड्रावर जिसको पैसे मिलने हैं, जिसने बिल लिखा है कि भाई एक्सेप्ट पार्ट ऑफ बिल, थोड़ा सा अमाउंट आप एक्सेप्ट कर लीजिए, पूरा का पूरा मैं नहीं दे पा रहा हूं, और अमाउंट इन कैश फॉर द बैलेंस टू ड्रा ऑन हिम अ फ्रेश बिल टुगेदर विथ इंटरेस्ट। पार्ट ऑफ बिल अमाउंट, ये यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं है एक्चुअली। तो यहाँ पर क्या होता है कि उससे कहता है कि आप जो है पार्ट ऑफ बिल एक्सेप्ट कर लीजिए, जैसे कि 1,00,000 रुपये है तो 80,000 रुपये का अमाउंट आप कैश में एक्सेप्ट कर लीजिए, और जो बाकी बैलेंस है उसके लिए एक नया बिल इशू कर दीजिए अमाउंट प्लस इंटरेस्ट के साथ में। तो ये फ्रेंड्स जो है रिन्यूअल ऑफ बिल होता है, यानी बिल को रिन्यू करवा लिया हमने। क्या कर दिया हमने? बिल को रिन्यू करवा लिया। एकोमोडेशन बिल, एकोमोडेशन बिल होता है व्हेन वन पार्टी एक्सेप्ट द बिल ड्रॉन ऑन हिम बाय अनदर विदाउट एनी कंसिडरेशन फॉर द पर्पज ऑफ म्यूचुअल हेल्प, द बिल इज सेड टू बी एकोमोडेशन बिल। म्यूचुअल हेल्प, बस इतना टर्म है। देखिए म्यूचुअल हेल्प, मैं ये समझाता हूँ फंडा की क्या चीज़ है ये। मान लो मुझे 1,00,000 रुपए की ज़रूरत है, मेरे पास 1,00,000 नहीं है, ठीक है। हियर इज अशोक, अशोक को 1,00,000 की ज़रूरत है लेकिन अशोक के पास है नहीं, लेकिन उसका एक दोस्त है, मान लेते हैं दिनेश। दिनेश से मैंने हेल्प मांगी कि यार दिनेश ऐसा है कि मुझे 1,00,000 रुपए दे दो। दिनेश कहता है यार मेरे पास भी नहीं है। अब ना अशोक के पास पैसे ना दिनेश के पास पैसे, लेकिन एक जुगाड़ इन्होंने लगाया। जुगाड़ ये लगाया, अशोक ने बोला ऐसा है दिनेश कि मैं एक बिल ऑफ एक्सचेंज तुम्हारे नाम पर इशू कर देता हूँ, एक बिल ऑफ एक्सचेंज में इशू करवा देता हूँ 1,00,000 रुपए का। तो बोला ठीक इशू कर दो भाई। तो 1,00,000 रुपए का बिल ऑफ एक्सचेंज दिनेश के नाम इशू हो गया। बदले में दिनेश कुछ नहीं देगा अशोक को, ना अशोक दिनेश को कुछ देगा। फर्जीवाड़ा चल रहा है एक तरीके से, समझो बात को, ठीक है। 1,00,000 रुपए का बिल लिख दिया दिनेश के नाम पे। अब इसका कॉन्सेप्ट ये हुआ कि भाई दिनेश जो है वो मान लो कि 3 महीने का टाइम पीरियड है, तो 3 महीने बाद अशोक को 1,00,000 रुपए देगा। फंडा यही हुआ ना कि दिनेश ने 1,00,000 रुपए 3 महीने बाद अशोक को देने हैं, इसी के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया गया, ठीक है। अब होगा क्या, ये 1,00,000 रुपए का बिल ले जा करके तुम डिस्काउंट करवा लो बैंक से, डिस्काउंटिंग करवा ली। अब पता चला कि बैंक ने इस 1,00,000 के बिल के बदले में हमको जो है 95,000 रुपये दे दिए। इस भाई अशोक लेकर गया बिल बैंक में, और बैंक ने कहा ठीक है 1,00,000 रुपये मुझे दिनेश से मिलने ही हैं 3 महीने बाद, तो 95,000 रुपये तुम लेकर जाओ, 5,000 रुपये का फ़ायदा बैंक को हो गया। डिड यू गेट द पॉइंट? समझ में आई बात? देखो इस अशोक के पास में भी पैसा नहीं था और दिनेश के पास में भी पैसा नहीं था, दोनों का झोला खाली था। अब देखो 95,000 रुपये आ गए ना, देखो 95,000 रुपये। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक बिल काटा, एकोमोडेशन बिल। इस तरीके का जो बिल बनाया गया, इस तरीके का जो 1,00,000 का बिल बनाया गया, ये एकोमोडेशन बिल है। हम एकोमोडेट कर रहे हैं अपने जो दोस्त की ज़रूरत, म्यूचुअल हेल्प के लिए, एक दूसरे की हेल्प के लिए हमने बिल बनाया। जब 3 महीने पूरे होंगे तो यही अशोक ही दिनेश को तो कुछ मिला ही नहीं, अशोक क्या करेगा 1,00,000 रुपये दिनेश को दे देगा और दिनेश उठा करके उसी को बैंक को चिपका देगा। ये हो गया, तुम्हारे पास पैसे नहीं थे पर फिर भी पूरा पैसा आया और खेला हुआ। समझे बात को? अब ऐसे सोचो ये 1 करोड़ का बिल ऐसे लिख लिया जाए, समझ में आ रहा होगा कि मैं ऐसा करता हूँ अपने दोस्त के नाम 1 करोड़ का बिल लिख देता हूँ और बैंक में जाकर के डिस्काउंटिंग करा करके 95 लाख ले आता हूँ और 95 लाख लेकर के दोनों दोस्त भाग जाएंगे, देंगे ही नहीं वापस। इट इज़ पॉसिबल, सोच सकते हैं। लेकिन भाई बैंक भी आपको बिल ऑफ एक्सचेंज के बदले में पैसा देने से पहले तफ्तीश करेगा आपकी हैसियत और आपके रिटर्न करने की कैपेसिटी, ये सारी चीज़ें वो चेक करेगा। अगर आपकी वाकई कैपेसिटी है 1 करोड़ रुपए तक की, तो वो वाकई 1 करोड़ रुपए बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करेगा, ऐसी बात नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मतलब व्हेन वन पार्टी एक्सेप्ट करती है बिल ड्रॉन ऑन हिम, यानी दिनेश के ऊपर बिल हमने ड्रा किया, उसको एक्सेप्ट कर लिया अनदर विदाउट एनी कंसिडरेशन, बदले में कुछ लेगा नहीं दिनेश, कुछ मिलना नहीं है दिनेश को, कोई फायदा नहीं हुआ, दिनेश का सिर्फ नाम चला और बदले में पैसे मिल गए। तो ऐसे बिल को फ्रेंड जो है एकोमोडेशन बिल कहते हैं। और ये जो है इसका पर्पज होता है म्यूचुअल हेल्प। म्यूचुअल हेल्प कैसे होगी भाई? मान लो आज जो है अशोक को जरूरत थी, कल हो सकता है दिनेश को जरूरत पड़े तो दिनेश अशोक के नाम पर बिल काट देगा। इस तरीके से हम एक दूसरे की हेल्प करते रहेंगे। तो दैट्स एकोमोडेशन बिल। नोटरी पब्लिक, वही बताया था, जो बिल ऑफ एक्सचेंज अगर डिसऑनर हो जाता तो नोटरी करवानी पड़ती है, वही है। ही इज एन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एक्सरसाइज द पावर्स एंड फंक्शन रिलेटिंग टू प्रोटेस्टिंग ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर डिसऑनर। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगर डिसऑनर हो जाता है या अगर डिसऑनर
होने से बचाना चाहते हो तो उसी के लिए अपॉइंटेड ये नोटरी पब्लिक का ऑफिसर होता है। ठीक है, अगर मान लो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया आपने, पैसे नहीं मिले, तो आप तुरंत ही उसको नोटरी करवाते हैं और फिर केस कर सकते हैं। नोटरी पब्लिक ये हो गई। नोटिंग क्या होती है? ऑन डिसऑनर ऑफ बिल द होल्डर इन ड्यू कोर्स प्रेजेंट द बिल टू नोटरी पब्लिक टू मेक नेसेसरी एंट्रीज ऑन द बिल आर ऑन सेपरेट पेपर अटैच टू द बिल एंड दिस इज कॉल्ड नोटिंग। जब बिल डिसऑनर हो जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज, तो उसको होल्डर इन ड्यू कोर्स ले जाकर के नोटरी पब्लिक को देगा ताकि वो उस पर एंट्री बना सके। सरकारी एंट्री बनेगी भाई, या फिर एक कोई कागज़ में अलग से लिख करके उसको उसमें बिल में अटैच कर देगा, स्टैम्प कर मतलब जो है अटैच कर देगा, चिपका देगा। ठीक है, और ये जो चीज़ उसने एंट्री वगैरह करी है, जो ये पूरी प्रक्रिया, इसी को फ्रेंड नोटिंग कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नोटिंग। इस लिखने पढ़ने की प्रक्रिया को नोटिंग कहा जाता है। प्रोटेस्ट क्या होता है? व्हेन अ प्रोमिनरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज हैज़ बीन डिसऑनर्ड फॉर नॉन एक्सेप्टेंस और नॉन पेमेंट। बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिनरी नोट डिसऑनर हो गया है, एक्सेप्ट नहीं किया गया या पेमेंट नहीं की गई, द होल्डर में विद इन अ रीजनेबल पीरियड cause such dishonor to be noted and certified by a notary public, such a certificate is called protest। तो डिसऑनर हो गया, ठीक है, तो रीजनेबल टाइम पीरियड में जो होल्डर है वो क्या करेगा? नोटरी के पास जाएगा यही नोटिंग करवाने के लिए। ठीक है, वो रीजनेबल टाइम पीरियड यानी कि 2-4-10 दिन में, हफ्ते भर में जाएगा। टू काज सच डिसऑनर टू बी नोटेड, ऐसे डिसऑनर को नोट किया जाएगा एंड सर्टिफाइड बाई अ नोटरी पब्लिक। तो ये जो ऐसा सर्टिफिकेट इशू करके देगा नोटरी पब्लिक, उसे प्रोटेस्ट कहते हैं। जो सर्टिफिकेट इशू करेगा। देखो, हम बिल ऑफ एक्सचेंज ले करके गए और वहाँ पर एंट्रीज बनाई गई जो है नोटरी पब्लिक द्वारा, तो उसे नोटिंग कहते हैं। और साथ ही साथ में एक सर्टिफिकेट इशू करके जो है नोटरी पब्लिक द्वारा दिया जाएगा कि बिल डिसऑनर हो गया है, तो ये जो एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट अलग से मिल रहा है उसे प्रोटेस्ट कहते हैं। एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट जो मिला डिसऑनर का, उसे प्रोटेस्ट कहते हैं। ठीक, फिर आता है नोटिंग चार्जेस। अमाउंट पेड टू नोटरी पब्लिक फॉर रिकॉर्डिंग द फैक्ट ऑफ डिसऑनर इज कॉल्ड नोटिंग चार्जेस। नोट करवाने के लिए, नोटिंग के लिए जो खर्चा लगेगा उसे नोटिंग चार्जेस कहते हैं। रीबेट, व्हेन अ बिल पेड बाय ड्रावी, व्हेन अ बिल इज पेड बाय ड्रावी बिफोर ड्यू डेट, सम अलाउंसेज इज गिवन टू हिम, दिस अलाउंसेज इज कॉल्ड रीबेट। तो जैसे अभी हमने देखा था ना, रिटायरमेंट ऑफ बिल, रिटायरमेंट ऑफ बिल, बिल रिटायर कर दिया, यानी कि जो ड्रावी है उसने समय से पहले पेमेंट कर दी। तो भाई जैसे 31 मार्च को हमको 1 लाख रुपए मिलने थे, 31 मार्च 2025 को 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए मिलना था, लेकिन उस व्यक्ति ने हमको क्या किया, 15 मार्च को ही पैसे दे दिए, 15 मार्च 2025 को। तो जो पैसा 31 मार्च को मिला था वो 15 को मिल गया, तो ये रिटायरमेंट ऑफ बिल कहलाएगा, ड्रावी द्वारा पेमेंट की गई है। अब चूंकि उसने मुझे पहले ही पैसे दे दिए, 15 दिन का जल्दी दे दिया, तो मुझे फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि भाई अब 15 दिन मैं इसको कहीं पर ब्याज पर चढ़ा दूंगा, बिजनेस में लगा दूंगा। तो मैं क्या करूंगा कि मैं बोलूँगा तुम यार 1 लाख की जगह मुझे ऐसा करो 96,000 रुपये ही दे दो, 96,000 दे दो यार। क्यों? क्योंकि तुम 15 दिन पहले मुझे दे रहे हो, मैं इस 96,000 को लगा करके 1 लाख रुपये कमा लूँगा, यानी कि 4,000 कमा लूँगा। ठीक है, तो वो 96,000 रुपये, यानी आपने क्या किया, 4,000 रुपये का डिस्काउंट दे दिया उसे, 4,000 का डिस्काउंट दे दिया, और यही रीबेट कहलाता है। ये जो 4,000 की छूट आपने दी, यही रीबेट कहलाता है। ठीक है, तो बस ये जितने भी टर्म्स थे फ्रेंड्स वो हमने डिस्कस कर लिए। लेट्स सी इट अगेन। होल्डर, होल्डर क्या होता है? ही जो पर्सन जो कि लीगली इंटाइटल होता है, जिसको पैसे मिलने हैं ड्यू डेट पर, फ्रेंड्स उसे होल्डर कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति जिसको पैसे मिलने हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के बदले में, प्रोमिनरी नोट के बदले में, चेक के बदले में, होल्डर कहलाता है। होल्डर इन ड्यू कोर्स किसे कहते हैं? होल्डर ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। होल्डर ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को होल्डर इन ड्यू कोर्स कहते हैं अगर वो 3 कंडीशन सेटिस्फाई करे। पहला, उसने इंस्ट्रूमेंट लिया हुआ है वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए, मतलब बदले में उसको कुछ मिलेगा। ठीक है, आपस में एक्सचेंज है, हम चेक देंगे बदले में पैसा मिलेगा, कुछ ऐसा है। ठीक है, उसके बाद में वो होल्डर बना हुआ इंस्ट्रूमेंट का ड्यू डेट से पहले, मेच्योरिटी से पहले ही आपके पास चेक आ चुका है, तो आप होल्डर हो चुके हैं। उसके बाद में उसको कोई डाउट नहीं है कि जिस व्यक्ति से वो चेक ले रहा है उसके टाइटल में कोई डिफेक्ट है, इस बात का कोई डाउट उसको नहीं है। ठीक है, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, तो हम क्या करते हैं, अपना बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक को देते हैं कि हमारे बिहाफ पर तुम पैसा कलेक्ट करोगे, तो उसे बिल सेंड फॉर कलेक्शन कहते हैं। हाँ, ऑनरिंग ऑफ बिल, जब बिल पे हो जाए समय पर, ड्यू डेट पर ड्रावी अगर पैसा दे दे तो उसे ऑनरिंग ऑफ बिल कहते हैं। इसे बिल को ऑनर्ड कहते हैं या बिल का मेट हो जाना कहते हैं। बिल
मेट हो गया या बिल ऑनर्ड हो गया। डिसऑनर जब टाइम पर पेमेंट ना मिले तो उसे डिसऑनर ऑफ बिल कहते हैं। डिस्काउंटिंग का मतलब मैंने आपको समझा दिया था, ड्यू डेट से पहले हम क्या करते हैं, पेमेंट की चाहत में जो बिल है उसको किसी बैंक के नाम इंडोर्स कर देते हैं, बैंक को इंडोर्स करते हैं, बैंक के नाम ट्रांसफ़र कर देते हैं और उसके बदले में हमें तुरंत कैश मिल जाता है। तो इसे फ्रेंड्स इसे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल कहते हैं। इंडोर्समेंट ऑफ बिल का मतलब होता है ट्रांसफ़र करते हैं बिल को किसी दूसरे व्यक्ति को, होल्डर के द्वारा बिल को किसी दूसरे व्यक्ति के नाम ट्रांसफ़र कर देना इंडोर्समेंट ऑफ बिल कहलाता है। रिटायरमेंट क्या होती है, जब ड्रावी जो है ड्यू डेट से पहले बिल पे कर देता है, बिल का पैसा पे कर देता है तो उसे रिटायरमेंट कहते हैं। ठीक है, रिटायरमेंट। यहाँ ड्रावी पे करता है और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल में बैंक पे करता है। ठीक है, डिस्काउंटिंग में बैंक पे करता है, रिटायरमेंट में ड्रावी जो जिस व्यक्ति के नाम आपने लिखा है वो खुद पे करता है। रिन्यूअल ऑफ बिल, ड्यू डेट आती है और जो ड्रावी है वो उतना पैसा नहीं दे पा रहा जितना वो दे सकता है, तो उस केस में 1 लाख रुपए देने थे, 80,000 ही दे पाए, तो बाकी 20,000 रुपये का एक नया बिल बना दिया जाता है जिसमें 20,000 प्लस इंटरेस्ट दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को रिन्यूअल ऑफ बिल कहते हैं। एकोमोडेशन ऑफ बिल, जब एक पार्टी दूसरे पार्टी का बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लेती है केवल इस उद्देश्य से कि मुझे कोई कंसिडरेशन नहीं मिलेगा, बदले में मुझे कुछ नहीं मिलेगा, फिर भी बिल ऑफ एक्सचेंज अगर एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो म्यूचुअल हेल्प के लिए, तो फ्रेंड्स इसे जो है एकोमोडेशन बिल कह देते हैं। मैंने पूरा एग्जाम्पल समझाया था आपको अशोक और दिनेश का। ठीक है, नोटरी पब्लिक एक ऑफिसर होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा मतलब अपॉइंट किया जाता है। उसका काम होता है प्रोटेस्टिंग निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बिल का, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का डिसऑनरिंग को प्रोटेस्ट करने के लिए ये काम आता है। नोटिंग का मतलब होता है जब आपका बिल डिसऑनर हो जाएगा, आप नोटरी पब्लिक के पास जाएंगे तो वो नेसेसरी एंट्री करेगा उस बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर। अगर वहाँ नहीं जगह है तो एक A4 पेपर पर नोट मतलब जो है कमेंट्स करके और सिग्नेचर मुहर करके उस कागज़ को लगा देगा। तो ये जो आपने लिखा पढ़ी करी जो है नोटरी पब्लिक ने, उसे फ्रेंड्स नोटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? नोटिंग कहते हैं। और नोटिंग करने के अलावा वो एक आपको सर्टिफिकेट भी इशू करता है कि हाँ बिल डिसऑनर हो गया है, तो जो सर्टिफिकेट उसके द्वारा इशू किया जाता है उसे प्रोटेस्ट कहते हैं। ठीक है, नोटिंग करवाने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, तो जो पैसा आप दोगे नोटिंग के चार्जेस उसे नोटिंग चार्ज कहते हैं। रिबेट क्या होता है, जब रिटायरमेंट ऑफ बिल की जाती है तो बदले में ड्रावी को रिबेट मिलता है। ड्रावी ड्यू डेट से पहले अगर ड्रावी पेमेंट कर देता है, ड्यू डेट से पहले अगर ड्रावी पेमेंट कर देता है, ठीक है, ड्यू डेट थी हमारी मान लो 31 मार्च, लेकिन ड्रावी ने 15 ही मार्च को आपको पैसे दे दिए, तो जब 15 दिन का फ़ायदा हो जाता है, 15 दिन पहले पेमेंट मिल जाती है, उसके बदले में हम उसको सर्टेन डिस्काउंट दे देते हैं। उसी डिस्काउंट को, उसी अलाउंसेस को ही फ्रेंड रिबेट कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो बस इसी के साथ में अपना लेक्चर यहीं पर ख़त्म हो जाता है फ्रेंड्स। जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था इस चैप्टर का पूरा कवर हो जाता है। अगले लेक्चर में अकाउंट से रिलेटेड बातें करेंगे। थैंक यू सो मच।